नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास जो है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को लेकर के है। भारत के कुछ ऐसे राज्य जो हैं शेड्यूल 5 में रखे गए हैं और कुछ ऐसे राज्य जो हैं शेड्यूल 6 में रखे गए हैं। तो राज्यों को अलग अलग अनुसूची में डालना या फिर शेड्यूल्ड एरिया के लिए नामांकित करना, ये कहाँ तक सही है और उसका मेन रीज़न क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे भारत का जो प्रशासनिक कार्यवाही है हर एक राज्य के लिए बिल्कुल सामान्य भारत के लिए, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ट्राइब्स एरिया है, जिनको ट्राइबल या फिर जनजातीय लोग बसते हैं, उनका रहन सहन उनका खान पीन और अलग राज्यों से अलग है। तो उनको कुछ स्वतंत्रता देने के लिए वो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, जिनमें 4 राज्य आते हैं, ठीक है, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो शेड्यूल 6 में रखे गए हैं। इनको ट्राइब्स होने के, ट्राइब जनजातियाँ यहाँ ज़्यादा होने के कारण उनको कुछ अलग ही ऑटोनोमस प्रॉपर्टीज दी गई है, मतलब कुछ अलग ही आज़ादी और स्वतंत्रता का रूप वहाँ दिया गया है कि वो अपने तरीके से वहाँ कुछ लाभ बना सकते हैं। अपने जीवन को सामान्य तरीके से जीने के लिए वो अपने तरीके से कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपने अपने कुछ लाभ बना सकते हैं और अपने जीवन को जी सकते हैं। ऐसे ही कुछ अलग स्टेट में, भारत की कुछ और स्टेट में समानता देखा जाए तो कम से कम 10 स्टेट में, कुछ राज्यों में एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है शेड्यूल्ड एरिया के लिए जो राष्ट्रपति जी उसको डिसाइड करते हैं। जैसे कम से कम 10 स्टेट में इसकी व्यवस्था की गई है, जो हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन राज्यों में 5th शेड्यूल के अंतर्गत कुछ शेड्यूल्ड एरिया को डिसाइड किया गया है। वहाँ भी कुछ SC, ST शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, उनको भी कुछ सामान्य से ऊपर जाकर के थोड़ी सी ऑटोनोमस या स्वतंत्रता देने की बात इसमें की गई है। तो ऐसा क्यों किया गया है? क्यों पूरे देश के पूरे राज्य को क्यों नहीं 6 शेड्यूल में डाल दिया गया है? तो जो प्रशासनिक तरीका है कार्य करने का, जो भारत का एक प्रशासनिक तरीका है, वो अगर इन राज्यों पे लागू किया जाए तो उनके लिए एक बंधन का कार्य करेगा। तो इनका जो रहन सहन है औरों से अलग है, हर स्टेट से इनकी भौगोलिक स्थिति अलग है। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको एक 6वीं अनुसूची में डालते हुए इनको जो है एक ट्राइब्स एरिया की तरह डिक्लेयर कर दिया गया है, ताकि ये अपने तरीके से रूल बना सकें, रेगुलेशन बना सकें। ऐसा नहीं कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाए भारत के लिए। इन चीज़ों को, इन पे ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सके। बाकी उसको छोड़ करके वो अपने तरीके से स्वतंत्र हैं, कोई रूल और रेगुलेशन बना करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। देखने वाली बात थोड़ी सी है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। इससे यूपीपीसीएस और IAS में के प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करता है और कैसे आप डाउट क्लियर करेंगे, इस सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए यहाँ से। जैसे 5th शेड्यूल जो है शेड्यूल एरिया के लिए बनाया गया है, ध्यान रहे, और शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाया गया है। 5th शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाया गया है, जबकि जो 6th शेड्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए बनाया गया है। बच्चे कंफ्यूज यहाँ रहते हैं कि अगर ऑप्शन में देखें 5th और 6th शेड्यूल, तुरंत उनके दिमाग में SC और ST का मैटर चलता है और ऑप्शन में वो टिक करके आते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान देना इस बात पर कि जो 6th शेड्यूल है सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरिया के लिए बनाया गया है, और जो 5th शेड्यूल है वो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये अप्लाई कहाँ हो सकता है, 5th शेड्यूल कहाँ अप्लाई होगा और 6th शेड्यूल कहाँ अप्लाई होगा। देखते हैं इसको। अप्लाई जो है ऑल इंडिया एक्सेप्ट 4 स्टेट, 4 स्टेट को छोड़ करके 5th शेड्यूल पूरे भारत में अप्लाई हो सकता है, सिर्फ 4 स्टेट छोड़ करके। वो 4 स्टेट कौन से होंगे? 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको याद करने का तरीका है ATM और PM से भी याद कर सकते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो 6th शेड्यूल में आते हैं, 6th शेड्यूल में आते हैं। इनको छोड़ करके जो 5th शेड्यूल है पूरे भारत के राज्यों में लागू किया जा सकता है। इसको डिक्लेयर कौन करता है? इसके लिए राष्ट्रपति डिक्लेयर करते हैं कि कौन सी एरिया शेड्यूल एरिया होगी। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान का कुछ भाग, कुछ हिस्सा है शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर वहाँ लगता है कि वहाँ शेड्यूल है,
शेड्यूल एरिया, फिर शेड्यूल ट्राइब्स वहाँ पे हैं, तो ऐसे एरिया को 5th शेड्यूल में डाला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इनकी बाउंड्री को छोटी या घटाना या बढ़ाना हो, जैसे कोई शेड्यूल एरिया अगर कोई डिसाइड हो गया तो उसकी बाउंड्री अगर हम बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो अगर वो 5th शेड्यूल के अंदर आ रहा है तो उसके लिए प्रेसिडेंट उस एरिया को घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन 6th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले एरिया को अगर बढ़ाना या घटाना हो तो उसके लिए गवर्नर को अथॉरिटी दी गई है, और 5th शेड्यूल के एरिया को घटाना या बढ़ाना हो तो उसके लिए प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी गई है। अब जैसे कोई नियम बना, कोई नियम उस राज्य में लागू होगा कि नहीं होगा 5th शेड्यूल के अंतर्गत, या फिर कोई नियम बना हुआ है उसको उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए अथॉरिटी कौन दे सकता है। जैसे अगर सेंट्रल लॉ बनाया, अगर केंद्र ने लॉ बनाया है या फिर स्टेट ने लॉ बनाया है, तो अगर 5th शेड्यूल का मैटर है तो उसके लिए अथॉरिटी गवर्नर को दी गई है। ध्यान रहे, इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर कोई रूल बना है उसमें कोई मॉडिफाई करना है, कोई रूल 5th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले राज्यों में लागू होंगे अथवा नहीं होंगे, उसके लिए अथॉरिटी जो है गवर्नर को दी गई है, चाहे वो सेंट्रल का लॉ हो या फिर वो स्टेट का लॉ हो। ध्यान देने वाली बात यह है। तीसरी चीज, जब हम आएंगे 6th शेड्यूल में, जब 6th शेड्यूल में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो अदर 3 स्टेट है, ध्यान दें, अदर 3 स्टेट है, आसाम को छोड़कर के जो 3 स्टेट आते हैं 6th शेड्यूल में, जैसे मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, आसाम को छोड़ करके मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, अगर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का मैटर होगा और कोई सेंट्रल लॉ होगा, उसमें कुछ चेंज करना होगा या फिर उसमें कुछ लागू करना होगा, नियम को घटा या बढ़ा करके, तो उसके लिए अथॉरिटी दी गई है प्रेसिडेंट को। आसाम को छोड़ करके अगर 3 स्टेट में कोई नियम या कानून लागू करना होगा सेंट्रल का, तो उसके लिए अथॉरिटी दी गई है प्रेसिडेंट को। अदरवाइज अगर कोई सेंट्रल का लॉ हो या स्टेट का लॉ हो, और आसाम के केस में अथॉरिटी दी गई है गवर्नर को दी गई है। ठीक है, अब बात को आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि 6th शेड्यूल में और 5th शेड्यूल में डिफरेंस क्या है। 6th शेड्यूल में अगर नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट या राज्यों को डाला गया है तो उनका रीज़न क्या है, उनको जो बेसिक जो ऑटोनॉमस आज़ादी सबको दी गई है उनसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ करके उनको एक ऑटोनॉमस मतलब एक स्वतंत्रता दी गई है, ताकि अपने वो जीवन यापन को, जीवन जीने का जो तरीका है उसको अच्छे से वो जी सकें। ठीक है, अब एक आता है पेसा एक्ट। ध्यान रहे, पेसा एक्ट जो है एक पंचायती राज व्यवस्था के तरह कार्य करता है। इसको अगले वीडियो में मैं पूरा पेसा एक्ट का ही वीडियो लेके आऊँगा और अच्छे से उसको समझाऊंगा। बस आप इतना जानिए कि जो पेसा एक्ट 1996 का है, 1996 में जो पेसा एक्ट बना था वो 5th शेड्यूल पे लागू होता है, वो 5th शेड्यूल पे तो लागू होता है, लेकिन वो 6th शेड्यूल पे लागू नहीं होता है। पेसा अगर क्वेश्चन फ्रेम जैसे किया गया कि मान लीजिए पेसा एक्ट जो है क्या 5th शेड्यूल में आने वाले एरिया पे लागू होगा, आपका जवाब होगा यस। लेकिन क्या 6th शेड्यूल एरिया पे क्या पेसा एक्ट लागू होगा? पेसा एक्ट 1996 का जो एक्ट है क्या 6th शेड्यूल के एरिया पे लागू होगा? तो आप कहेंगे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद भी ऐसी स्वतंत्रता देने के बाद कुछ 5th शेड्यूल और कुछ 6th शेड्यूल के लिए कुछ अलग से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। जैसे 5th शेड्यूल में एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल काम करती है। 5th शेड्यूल का अगर मैटर है तो वहाँ पे एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कार्य करती है जो सिर्फ एडवाइस दे सकती है, और ये जो है एक स्टेट लेवल पे बनाई जाती है। क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार इस दोनों चीज़ से फ्रेम किया है, एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल से, एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बात हो रही है तो 5th शेड्यूल में आएगा, और ये एक स्टेट लेवल की एडवाइजरी काउंसिल होती है। एक स्टेट लेवल की एडवाइजरी काउंसिल होती है जिसमें 20 मेंबर होते हैं। ध्यान रहे, जिसमें 20 मेंबर होते हैं, और 20 में से जो 15 मेंबर होते हैं जो किसी स्टेट के एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो चुन के आते हैं, एमएलए जो चुन के आते हैं, उन्हीं में से जो एसटी एमएलए होंगे, ध्यान रहे, जो एसटी एमएलए होंगे उसमें 15 एमएलए जो है किसके मेंबर होंगे, किसके? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के। और ये उस शेड्यूल्ड एरिया पे जो तय किया जाएगा कि इतनी एरिया इस राज्य के शेड्यूल्ड एरिया में आ रही है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत आ रही है, उसके लिए कुछ नियम कानून बना सकते हैं। वैसे ही एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जो 6th शेड्यूल के लिए इसके लिए प्रावधान किया गया है। 6th शेड्यूल में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में बात की गई है
जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। अब ध्यान रहे कि जो 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है वो स्टेट लेवल की होती है, और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। इसमें 30 मेंबर होते हैं, इसमें 30 मेंबर होते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, और जिसमें से 26 जो है, जैसे आपके यहाँ MP MLA चुने जाते हैं वैसे वहाँ के लोग 6th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले राज्य के लोग जो है 26 मेंबर को सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं बाय वोट, ठीक है। और वो टोटल कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। तो जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है, ये अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ न कुछ एक, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूल कानून बनाएगी, ठीक है, कि वहाँ जितने ट्राइब्स एरिया के लोग हैं या ट्राइबल लोग, जितने जनजातीय लोग हैं, उनकी क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको मूल धारा में, मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, जो सरकार के प्रशासनिक तौर तरीके से मेल जोल के बिल्कुल चलें, कंधे से कंधा मिला के चलें, मुख्य धारा की तरफ उनको कैसे मोड़ा जाए, उनके लिए उनके विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिनका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और कौन सी संस्था बनाती है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाती है। अब आप इतनी बात को आप जान गए। जानने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो आप जानिए भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जिनको 5th शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है, उसमें यूपी और बिहार भी आपके नहीं आते हैं। तो ये जानना है कि 5th शेड्यूल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो है शेड्यूल्ड एरिया या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब को चिन्हित किया गया है। लेकिन 6th शेड्यूल के अंतर्गत की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य आते हैं, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। याद करने का इनका तरीका है, आप ATM M से याद रख सकते हैं। ATM से A से हो गया आसाम, T से हो गया त्रिपुरा, M से मेघालय, A से हो गया मिजोरम, ठीक है। आप इन बातों को याद रखिए। आगे हम ये देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ये जो बाहर की एरिया आप देख रहे हैं, जैसे अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इधर जितने भी बाहर के जितने आउटसाइडर आप स्टेट देख रहे हैं, अरुणाचल से लेकर के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन एरिया में एक इनर लाइन परमिट का एक प्रावधान किया गया है। अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता है? जैसे होता क्या है कि आप अगर भारत से कोई यहाँ घूमने जाता है, इन स्टेट, चारों स्टेट में अगर कोई घूमने जाता है तो उनको एक जो है एक परमिट लेनी पड़ती है, जिनको इनर लाइन परमिट कहते हैं। आप डायरेक्ट जाके वहाँ घूम नहीं कर सकते हैं। और उसको जारी कौन करता है? तो जिस स्टेट में आप घूमने जाएंगे, अगर घूमने आप जा रहे हैं तो उस स्टेट की एक संस्था बनाई गई है जो एक इनर लाइन परमिट आपको जारी करेगी। उसको लेकर के ही आप जो है बाहर के जितने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, अब जाके चारों स्टेट में घूम सकते हैं। अगर ऐसा क्यों किया गया? नॉर्थ ईस्ट के जो पूरा हिस्सा होगी तो भारत का ही हिस्सा है, उसके बावजूद भी हमें ऐसा मतलब क्यों कहा गया कि अगर आप वहाँ घूमना चाहते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ेगी, आदेश लेना पड़ेगा, तब हम अपने देश में घूम सकते हैं। तो हम जैसे ही बताया कि जो 6th शेड्यूल जो एरिया है वो ट्राइब्स एरिया के लिए डिफाइन किया गया है, ट्राइब्स एरिया के लिए डिफाइन किया गया है। तो सरकार को ये लगता है, गवर्नमेंट को ये लगता है कि इस एरिया में अगर ट्राइब्स एरिया है और आप कोई बाहरी यहाँ से घूमने जाता है तो इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, इनको कोई नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ परमिशन लगा दी गई कि पहले आप परमिट लीजिए, सरकार को, राज्य सरकार को बताइए, उसके बाद आप जाकर के वहाँ पे घूमिए। तो देखते हैं कि इनर लाइन परमिट किन किन राज्यों में लगाया गया है और कब से लगाया गया है और क्यों लगाया गया है। 6th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है, जो इसकी मैं बात कर रहा था, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये जब बनाई गई है और इसके अंदर 30 मेंबर हैं, जो 26 मेंबर वहीं से इलेक्ट होके आते हैं, जैसे MP MLA का चुनाव होता है। अब देख लेते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कुछ पावर दी गई है। पावर ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो है, जो बनने वाली जो काउंसिल है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसको कुछ पावर दी गई है। उस पावर में क्या प्रावधान किया गया है और कितनी पावर दी गई उसको देखते हैं। जैसे इसमें भी जैसे हमने बताया था कि संविधान के पावर को, जो सेपरेशन ऑफ पावर था, 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया था।
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। उसी तरीके से एडीसी को जो पावर दी गई है अंडर 6th शेड्यूल, उसमें लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर, 3 पावर में डिवाइड कर दिया गया है। लेजिस्लेटिव पावर में वो क्या कर सकते हैं कि कैन मेक लॉ ऑन लैंड, किसी जमीन के को लेकर के कोई नियम वो बना सकते हैं। कौन? जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो 6th शेड्यूल के अंतर्गत आने वाले जितने स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें अगर कोई लैंड का रिफॉर्म करना हो या फिर उस पर कोई नियम कानून बनाना हो, तो वो लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत ये जो आप काउंसिल देख रहे हैं वो नियम बना सकती है। या फिर किसी जंगल को, किसी फॉरेस्ट को लेकर के कोई नियम कानून बनाना हो तो भी एडीसी जो है कानून बना सकती है। कोई मैरिज एक्ट लाना हो या फिर मैरिज कोई प्रावधान हो, उस पर भी अगर कोई रूल बनाना हो तो एडीसी जो है अंडर 6th शेड्यूल वो कानून नियम बना सकती है। और ये पावर किसके अंतर्गत दी गई है? ये पावर एक लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत दी गई है। तो दूसरे पावर पे चलते हैं कि जुडिशियल पावर, अगर न्याय करने का या न्यायपालिका का कोई पावर उसको अगर दिया गया है, अलग से कुछ स्वतंत्रता के लिए कोई प्रावधान करके दिया गया है, तो वो क्या है जानते हैं उसको। क्रिएट कोर्ट्स टू हियर केसेस इन्वॉल्विंग ट्राइब्स, अगर इन्वॉल्विंग जनजातियों से रिलेटेड कोई केस है तो एक वो कोर्ट्स का निर्माण कर सकते हैं उनकी सुनवाई के लिए। अपील लाइज टू हाई कोर्ट, और वो जो अपील होगा, कोई भी ट्राइब्स अगर कोई अपील करता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जैसे अपील किए जाते हैं उसके बराबर माना जाएगा। तो ये उनकी पावर होगी, जुडिशियल पावर के बराबर हो गई। अब देखते हैं तीसरा, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है कि वो कोई स्कूल मैनेज कर सकते हैं, मैनेज के साथ साथ उसका प्रबंधन करने के साथ साथ वो स्कूल को क्रिएट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। मैंने पहले कहा कि वहाँ के समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके विकास के लिए एडीसी बनाया गया है। एडीसी का मतलब है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट जो परिषद, जिला परिषद बनाया गया है। इसीलिए उसको यह अधिकार या पावर दिया गया है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत कोई स्कूल का निर्माण कर सकते हैं वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर डिस्पेंसरी, कोई अस्पताल या डिस्पेंसरी का निर्माण कर सकते हैं, कोई मार्केट क्रिएट कर सकते हैं वहाँ के विकास के लिए, या फिर कोई रोड का निर्माण अगर करना हो तो एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत जो है एडीसी को यह पावर दी गई है कि आप जो है इन पे एक्शन ले सकते हैं, इनको क्रिएट या जनरेट कर सकते हैं। अब कोई स्कूल या डिस्पेंसरी या फिर रोड या मार्केट को क्रिएट करना है, बनाना है, तो उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उनके लिए एक अलग प्रावधान ये किया गया है, टैक्सेशन का पावर दिया गया है उनको। जो है इसमें टैक्सेशन का पावर दिया गया है कि वो इम्पोज कर सकते हैं, वो टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सर्टेन टैक्स वो जो है निर्धारित कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं, और कुछ पैसा जो है इनको इस जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कुछ पैसा जो है इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी प्राप्त होता है। भारत की जो संचित निधि से भी पैसा जो है इनको दिया जाता है, और ये टैक्सेशन पावर इनको दिया गया है, कोई टैक्स इम्पोज भी कर सकते हैं, टैक्स लगा भी सकते हैं। तो ये हो गया एडीसी का पावर जो अंडर 6th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन सी टेरिटरी आती है, और उनके लिए कौन कौन से ऑटोनोमस बॉडी बनाए गए हैं, या फिर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसमें कितने मेंबर होते हैं, मेंबर का सिलेक्शन कैसे होता है, और उनको कौन कौन सी पावर दी गई है। मान लीजिए क्वेश्चन अगर आ गया कि एग्जीक्यूटिव पावर में 6th शेड्यूल में आने वाले जो टेरिटरी हैं, जो स्टेट हैं, उनको कौन कौन से पावर दिए गए हैं, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा। यूपीएससी यहाँ पर क्विज आपको कर सकता है इस तरीके से। बाहर मैं सुन सकता हूँ कि थोड़ा चारों तरफ कुछ कोलाहल या फिर इस तरीके का शोर कुछ ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, इसी में पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज करिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस इरिटेटिंग नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए क्लास में फोकस करेंगे। फिर अब देखते हैं, मैं बता रहा था कि इनर लाइन परमिट के बारे में। इनर लाइन परमिट के बारे में अगर देखें तो इंडियन सिटीजन जो भारत के नागरिक हैं उनको जो है इनर लाइन परमिट की आवश्यकता है अगर वो विजिट करना चाहते हैं किसी सर्टेन पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, नॉर्थ ईस्ट के किसी निश्चित भूभाग को अगर वो देखना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं, तो उनको जो है एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी जो स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है, और जो स्टेट में गवर्नमेंट जारी करेगी उनको वहाँ से वो लेना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ ये लागू किया गया है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि पूरे भारत में ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं
जहां ILP की जरूरत है, इनर लाइन परमिट की जरूरत है हमको। आप ये जान गए कि इनर लाइन परमिट क्यों जारी किया जाता है, इसको कौन इशू करता है, स्टेट इशू करेगा, और किन किन राज्यों में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता है। तो क्या इनर लाइन परमिट जो लगाया गया है, क्या ये अभी ये जारी किया गया है कि इससे पहले भी कुछ इसका प्रावधान अंग्रेजों के समय भी किया गया था? तो उस समय एक एक्ट बनाया गया था, बीफ्रा एक्ट, BEFRA 1873 का एक्ट, उसको फॉर्म है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का। उसमें कहा गया था कि अगर एक्चुअली बनाया इसलिए गया था कि अंग्रेजों का जो है जो ट्रेड था नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से या इसके बाद के बाहर के राज्यों से, तो ये चाहते थे कि भारत के और जितने व्यापारी हैं वो यहाँ आके ट्रेड ना कर पाए। उसके लिए उन्होंने बना दिया कि अगर कोई ट्रेड करने जाना चाहता है तो इस एक्ट के थ्रू जो है उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, बाद में स्वतंत्रता के बाद भी इसको जारी रखा गया, और जारी रखने के बाद उसको ILP में कन्वर्ट कर दिया गया, इनर लाइन परमिट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ध्यान रहे कि अगर कोई इंडियन सिटीजन जाता है, कोई भारत का अगर नागरिक जाता है ऐसे राज्यों में घूमने के लिए, तो उसको ILP की जरूरत पड़ेगी, इनर लाइन परमिट की। लेकिन अगर कोई फॉरेनर जाता है, अगर कोई विदेशी ऐसा नागरिक आता है, वो चाहता है कि हम ऐसे राज्यों में, ऐसी एरिया में जाके घूम फिर सकें, तो उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया का प्रावधान किया गया है। उनको ILP की जरूरत नहीं है, उनके जो पास जारी होगा उसका नाम होगा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। UPSC कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम में अगर कोई फॉरेनर घूमने जाता है तो उसके लिए ILP जरूरी है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके लिए ILP की जरूरत नहीं है, उसके लिए जो पास जारी होगा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की जरूरत होगी। ठीक है, मेघालय एक ऐसा स्टेट है, मेघालय में 2016 में एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में कर करके इसको ILP की तरह ही बना दिया गया। जस्ट लाइक ILP, जस्ट लाइक इनर लाइन परमिट बट नॉट ILP। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि मेघालय में जो भी सिक्योरिटी लॉ बनाया गया या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लॉ लागू किया गया है वो ILP है, तो वो ये ध्यान है कि वो ILP की तरह वर्क करता है, नॉट ILP वो नहीं है। तो अब पूरी बात आप समझ गए होंगे, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी संस्था काउंसिल बनाई गई है, 5th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं और उनके लिए ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो आप सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। आगे जो हम पढ़ेंगे अब इसके बाद